आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हिंद जापान दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में शामिल। वज़ीर आज़म मोदी का हैदराबाद में जापानी वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। हिंद जापान ताउन में AI का अहम रोल। विक्रम मिस्री ने मोदी ताकाइची मुलाकात की तफसीलात से मीडिया को करवाया वाकिफ। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान। 30 जुलाई को पोलिंग, 3 अगस्त को वोटों की गिनती। नताइज का होगा ऐलान। सोने और चांदी की कीमतों में फिर हुई तब्दीली। जर्द धात की कीमतों में 3000 रुपये फी तोला हुआ इजाफा। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। यूक्रेन की जानिब से 13 हलाकतों की तस्दीक, 90 से ज्यादा जख्मी। बेल्जियम, इंग्लैंड और अमेरिका फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल। राउंड 32 के मुकाबले में सेनेगल, कांगो और बोस्निया को शिकस्त। हिंदुस्तान और जापान ने आज मुख्तलिफ शोबों में कई मुआहदों का तबादला किया, जिनमें इक्तिसादी और तवानाई की हिफाजत, दवासाजी, दिफा और AI शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इससे पहले नई दिल्ली में अपने जापानी हममनसब सानाए ताकाइची के साथ सालाना छोटी कॉन्फ्रेंस की सतह की बातचीत की। सरबराही इजलास ने दोनों फरीकैन को दोतरफा ताउन के मुकम्मल दायरेकार का जायजा लेने और इसे मजबूत बनाने के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल करने का मौका फराहम किया। बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस मीट से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि बाहमी एतमाद आज के वक्त में सबसे बड़ा असासा है और हिंदुस्तान जापान दो तरफा शराकत वक्त की कसौटी पर खड़ी है। इन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि हिंदुस्तान और जापान आज दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में से हैं और आज़ाद व खुला हिंद बहरुल काहिल और दोनों ममालिक की मुश्तरका तरजीह है। PM मोदी ने कहा है कि दोनों ममालिक इक़्तिसादी सलामती और तवानाई की सलामती की अहमियत को समझते हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हिंदुस्तान जापान ताउन का सबसे अहम सुतून होगा। मोदी ने कहा कि इस विजन को अमली जामा पहनाने के लिए हिंदुस्तान और जापान ने AI के मैदान में एक मुश्तरका बयान जारी किया। आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची और मैंने अपने साझेदारी को और भी गतिशील और गहरा करने का निर्णय लिया है। हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी, AI, डिफेंस, हेल्थ जैसे अनेक विषयों पर एग्रीमेंट किए, जिससे यह पार्टनरशिप फ्यूचरिस्टिक और लिमिटलेस बन जाएगी। हमारी सरकारों के बीच स्ट्रेटेजिक सिनर्जी है, कॉन्फिडेंस है और सबसे बड़ी बात क्लैरिटी है। अब इसे आउटकम्स में बदलने की जिम्मेदारी आप सभी पर है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है। प्रधानमंत्री ताकाइची, मुझे बताया गया है कि आपको मोटर बाइक का बहुत शौक है। हमें बहुत खुशी है कि कावासाकी, यामाहा और होंडा की बाइक्स भी भारत में आज विश्व भर में एक्सपोर्ट होती हैं। इसी तरह एयर कंडीशनर हो या पावर ग्रिड इक्विपमेंट, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग हो या मेडिकल टेक्नोलॉजी,
जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनके जापानी हममनसब सानाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में बातचीत की और मुतअद्दिद शोबों में दो तरफा ताल्लुकात की मजबूत बुनियाद पर गौर किया। नई दिल्ली में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा है कि दोनों लीडरों ने तस्लीम किया है कि यह एतमाद का रिश्ता है और आज की मसरूफियात के दौरान भरोसा नजर आया। इन्होंने कहा कि आज की मसरूफियात की तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ समेत शोबों में अच्छे नताइज बरामद हुए हैं। सेक्रेटरी खारिजा ने कहा कि सालाना सरबराही इजलास के दौरान जिन नताइज को हतमी शक्ल दी गई है उनमें से बहुत से इक़्तिसादी सलामती के शोबों में गिरे हैं। विक्रम मिस्री ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और इख्तिरा भी आज की बातचीत का एक बड़ा मरकज है। इन्होंने कहा कि AI दोनों ममालिक के दरमियान ताउन में एक अहम सूरज की रोशनी के शोबे के तौर पर उभर रहा है। इन्होंने कहा कि आइंदा साल सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह है और दोनों फरीक 2027 को हिंदुस्तान जापान मुश्तरका उफ़ुक़ के साल के तौर पर मनाएंगे। This morning, Prime Minister Takaichi was accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan. Thereafter, the two Prime Ministers held discussions both in the restricted and in the delegation level talks format at Hyderabad House. And during these talks, the leaders reflected on the very strong foundation of our bilateral ties across multiple sectors, including trade and investment, economic security, defense, supply chain resilience, technology, innovation, and people-to-people exchanges. And both leaders acknowledged the role that our special strategic and global partnership plays insofar as peace, prosperity, and stability in the Indo-Pacific and even beyond is concerned. In fact, at the outset of the discussions, it was recalled what late Prime Minister Shinzo Abe had said, that a strong Japan and a strong India were in each other's. तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि सरमायाकारी जापान के साथ हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के कलीदी मुहर्रिक के तौर पर उभरी है और इसे दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की उम्मीद है। गोयल ने कहा कि हिंदुस्तान की हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के लिए मवाक़ी खुल रहे हैं, जबकि हुकूमत की तवज्जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में सबके लिए मसावी तरक्की को यकीनी बनाने पर मरकूज़ है। मरकजी वज़ीर ने दीगर मसाइल के अलावा जापान के साथ हिंदुस्तान के गहरे ताल्लुकात, मुल्क के मुतनव्वो आज़ाद तिजारती मुआहदों और मगरबी एशिया के बहरान के असरात के बारे में हुकूमत के इंतजाम के बारे में भी बात की। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि तेल की मार्केटिंग कंपनीज को 30 जून तक की मुद्दत के लिए पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमत कम से कम फरोख्त करने पर 74,781 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि मगरबी एशिया के तनाज़े के नतीजे में आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। इन्होंने बताया कि बैनुल-अक़वामी खाम तेल की कीमतें नीचे आ गई हैं, लेकिन कंपनीज अब भी खाम तेल पर कार्रवाई कर रही हैं, जो कि उन्होंने मगरबी एशिया के बहरान के उरूज पर खरीदे थे। See, the Hormuz crisis, if I may call it that, started on 28th February. Okay? Prior to that, the companies were doing reasonably well. So the previous quarters from there were plus. So this 30,720 is the LPG portion. Therefore, that is being covered here, and the total, that is an addition. So we had 1.88 lakh crores, you add 30 to that, is 2.10 crores. Okay. Now I come to the same thing for losses. One is under recovery, the difference between under recovery loss. There the figure, accumulated loss is something in the range of 30,720. No, 1 minute. 74. No, first, no. If you, same, same here. This is the same. Okay. 74,781. So the actual loss and under recovery are both very high. And this loss is for which period, sir? Same period. Same period. Now, I've gone from availability to the affordability. The 2 points I make on affordability is that there was no increase in the price at the retail bunk. Customers, it wasn't.
इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में 3 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया है। इन तीनों रियासतों के ज़िमनी इंतखाबात 30 जुलाई को होंगे। कमीशन ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात बिहार के बानकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर में होंगे। या आसामिया बिहार में बीजेपी के सदर नितिन नबीन के बतौर एमएलए इस्तीफा, मध्य प्रदेश कांग्रेस के रुकने असेंबली राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के मुकदमे में सजा सुनाए जाने के बाद नाअहल करार देने और गुजरात के बीजेपी एमएलए योगेश भाई पटेल की मौत के बाद पैदा हुई है। शेड्यूल के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात का गैजेट नोटिफिकेशन 6 जुलाई को जारी किया जाएगा, जबकि 13 जुलाई कागजात नामजदगी जमा करने की आखिरी तारीख है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 14 जुलाई को होगी और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 16 जुलाई है, जबकि वोटों की गिनती और नताइज का ऐलान 3 अगस्त को किया जाएगा। कमीशन ने कहा कि मॉडल ज़ाब्ते अखलाक इन अजला में फौरी तौर पर नाफिज हो गया है। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने दिल्ली नेक्स्ट पहल के आगाज के मौके पर कहा कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल उसके नौजवानों के हाथ में है और मुल्क तभी तरक्की कर सकता है जब उसकी नौजवान ताकत को सामने लाया जाए, इन ख्यालात को समझा जाए और उनका सही इस्तेमाल किया जाए। तकरीब के दौरान वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि वो वक्त गुजर चुका है जब नौजवानों को सिर्फ मुल्क का मुस्तकबिल कहा जाता था। उन्होंने कहा कि इस पहल का बुनियादी मकसद शहरी चैलेंजेस का तकनीकी हल तलाश करने के लिए स्टार्टअप और सनत व शहरियों के साथ ताउन करके दिल्ली को मुल्क का सोख टेक कैपिटल बनाना है। में जितने आपने एफर्ट्स किए, मतलब आप सोचिए कि 1 करोड़ इंजीनियरिंग माइंड जब इकट्ठे आए और 2.5 लाख लोग उसमें से रजिस्ट्रेशन करें और उसमें लगभग 5000 इनोवेटिव सॉल्यूशन को देखा जाए और आज उसमें से 60 लोग 60 लोगों को सेलेक्ट करके इस फाइनल राउंड में यहाँ भेजा जाए, तो मैं सच में कहना चाहती हूँ कि आपकी मेहनत, आपका जज्बा, आपकी इनोवेशन सच में काबिल तारीफ है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये भी मैं मानती हूँ कि वो समय गया जब युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता था। भाई खाली भविष्य नहीं हो, आप वर्तमान हो। प्रेजेंट में यदि देश को आगे बढ़ना है तो उसकी ये जो युवा शक्ति है, ये जो यूथ पावर है, इसको आगे ला करके उनकी वेवलेंथ पे आकर के उनके माइंडसेट को पढ़ के उनके आइडियाज पे काम करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। शिवसेना यूबीटी लीडर और महाराष्ट्र के साबिक वजीर आदित्य ठाकरे ने बारिश के बायस खासतौर पर मुंबई में लोगों को होने वाली परेशानियों को लेकर रियासती हुकूमत पर निशाना साधा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि रियासत और बीएमसी बीजेपी के हाथ में है, ताहम इसके बावजूद बारिश के बाद की सूरत हाल लोगों के सामने है। इन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ तोड़ जोड़ की सियासत की महारत रखती है और इससे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो ये है, पिछले 2-3 दिनों में जो बारिश हुई है, एक तो बारिश की आस हमें सबको लगी थी, बरसात कब होगी। बरसात खुशी लाती है, खुशियां लाती है, बरसात एक अलग मौसम बना देती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि जिस भाजपा के हाथ में आज बीएमसी है, उसे बरसात की जो पूरे तकलीफें हैं वो संभलने नहीं आती। पहले आपने देखा होगा कि महापौर साहिबा जब चल रही थी, उनके सामने ही मुंबई महानगर पालिका के एक कर्मचारी मैनहोल में गिर गए। उन पे ही शक करके उनको ही अभी इन्वेस्टिगेशन में खींचा गया है कि आपके विरोधी विपक्ष के हो। आज और एक घटना घटी है, कल कोई 2 व्यक्ति इलेक्ट्रिक्यूट हुए। एक ही बात है, और मैं ये हर बार कहता आया हूं कि भाजपा लोगों को फंसाने में बहुत ही उम्दा काम करती है, गलत फहमियां निर्माण करने में बहुत ही आगे है। बेंगलुरु जुनूबी ताल्लुके में एक पत्थर की कान में ग्रेनाइट की एक बड़ी चट्टान गिरने से 8 मजदूर हलाक हो गए हैं, जिनमें से ज्यादातर बिहार से ताल्लुक रखते थे। पुलिस के मुताबिक ये सानहा बेंगलुरु अर्बन और बेंगलुरु जुनूबी जिले की सरहद के करीब सुबह के वक्त पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये तमाम मजदूर यौमिया उजरत पर काम करने वाले थे। सुबह काम के दौरान काम की पत्थरों के नीचे फंस जाने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि हादसा उस वक्त पेश आया जब मजदूर खुदाई के काम में मसरूफ थे। जख्मियों को इलाज के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया और इसी दौरान चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने वाकये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत तमाम मुतासरा खानदानों की मदद को यकीनी बनाएगी। Today, one unfortunate incident has happened in a stone quarry around Magdi Road. So I asked all the officials, they are already on the spot. They are getting the report. I have got a report that 2 bodies have been recovered
and about 7 of them have been trapped. But still the number and the things are not been known. They said that it is, first report said that it is not on the blasting. It is on the soil erosion has happened. I will get the... मरकजी वजीर कुमारस्वामी ने कर्नाटक में एसआईआर पर जारी काम पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए इल्जाम आयद किया है कि कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत इस सिलसिले में ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही है। इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा किया है कि वो इस सिलसिले में कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कुमारस्वामी ने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर यह काम हो रहा है। केरला असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पिनराई विजयन ने जुमेरात को सवाल किया कि अडानी ग्रुप रियासती हुकूमत की लाजमी पेशगी इजाजत के बगैर विजनजम बैनुल-अक़वामी बंदरगाह में अपने 49% हिस्स को फरोख्त करने का मुआहदा करने की जुर्रत कैसे कर सकता है। विजयन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बंदरगाह के हवाले से कंपनी और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुआहदे के मुताबिक अडानी विजनजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में 25% हिस्स की फरोख्त की इजाजत रियासती इंतजामिया की पेशगी इजाजत के साथ दी गई थी। विजयन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को इसकी वजाहत करनी चाहिए क्योंकि उनके पास स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का महकमा भी है। साबिक चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा है कि वज़ीर आला को यह भी वाज़ेह करने की ज़रूरत है कि हुकूमत अडानी के इस इक़दाम की रोशनी में क्या इक़दाम करने की तजवीज़ रखती है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपना मगरबी एशिया नेटवर्क मुकम्मल तौर पर दोबारा शुरू कर दिया है। ओमान और कुवैत के लिए परवाजें जो अमेरिका ईरान कशीदगी के बायस मुअत्तल हो गई थी दोबारा से शुरू हो गई हैं। इसके अलावा कोझिकोड सलाला, कोझिकोड कुवैत और बेंगलुरु कुवैत रूट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन मरहलेवार तौर पर दोबारा से शुरू हो गए हैं। कोझिकोड से ओमान के लिए परवाजें आज से दोबारा शुरू हो गई हैं, जबकि कोझिकोड से कुवैत के लिए परवाजें कल से दोबारा शुरू होंगी। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में आज सोने की कीमत 3000 रुपये बढ़कर 1.47 लाख रुपये फी 10 ग्राम तक पहुंच गई है और बैनुल-अक़वामी मंडियों में मजबूत रुझानात और अमरीकी डॉलर की कमजोरी ने सोने की मांग में इजाफा कर दिया है। मुकामी ताजिरों के मुताबिक 2 दिन की कमी के बाद 99.9% खालिस सोने की कीमत बुध को 1,44,500 फी 10 ग्राम के मुकाबले में 3000 इजाफे के साथ 1,47,500 फी 10 ग्राम हो गई है। चांदी की कीमतों में मुसलसिल तीसरे दिन इजाफा जारी रहा, जो कि 5000 के इजाफे के बाद 2,40,000 फी किलोग्राम हो गई है। ताजिरों का कहना है कि बैरूनी मंडियों में इजाफे के बाद सोने की कीमतों में बेहतरी आई है, जबकि सनती और सरमायाकारी की तलब की वजह से चांदी की कीमतों में इजाफा जारी है। आलमी सतह पर स्पॉट गोल्ड की कीमतें 38.75 डॉलर फी ओंस और चांदी की कीमत 1.3% इजाफे के साथ 59.89 डॉलर फी ओंस हो गई है। कर्नाटक के बेलगावी जिले में विरासत का एक काबिल जिक्र हिस्सा बहाल किया गया है। एक 300 साल पुराना कुआं जो कूड़े और मलबे के नीचे दब गया था, दोबारा से बहाल कर दिया गया है। 80 फीट गहरा कुआं, जिसके बारे में यह ख्याल किया जाता है कि 15वीं और 17वीं सदी के दरमियान आदिल शाही खानदान के दौरान तामीर किया गया था। अब इसे बेलगावी में कायम प्यास फाउंडेशन ने NSS के रजाकारों और मुकामी बाशिंदों के ताउन से मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया है। यह 53 पत्थर के कदमों को जाहिर करता है। When we started working there, it was just a mound of mud that was there. But as we started working with the NSCS volunteers, we started lifting the mud via manual labor. We could see around 40 feet of steps that were there. After we started the work today, we have gone almost 80 feet down. Beautiful construction by the Adil Shahi period, almost till 80 feet. The most exciting thing was that when we started digging and we went to the depth of it, we found that there were live aquifers that were there. And when रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर अपना अब तक का सबसे मोहलिक फिजाई हमला किया है, जिसमें कम से कम 13 अफराद हलाक और 90 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। हमलों के बाद सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बैनुल-अक़वामी इत्तेहादियों से फौरी तौर पर फिजाई दिफाई निज़ाम, खासतौर पर पेट्रियाट मिसाइलों की सप्लाई बढ़ाने की अपील की है। यह मोहलिक हमला रूसी वजारत दिफा की जानिब से कैफ और दीगर इलाकों में दिफाई सनत और तवानाई के कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने के लिए बड़े पैमाने पर हड़ताल के ऐलान के बाद हुआ है। यूक्रेन की फिजाइया के मुताबिक इन हमलों में मुतअद्दिद क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ साथ सैकड़ों मोहलिक ड्रोन भी शामिल थे। यूक्रेनी सदर ने हमले की शदीद मजम्मत करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को तनकीद का निशाना बनाया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और दीगर हुकाम की जानिब से हमले के बारे में खबरदार करने के बाद लोगों की बड़ी तादाद ने मेट्रो स्टेशन में पनाह ली। कैफ शहर की फौजी इंतजामिया के सरबराह ने कहा कि इस हमले में इंसानी जानों के अलावा रिहायशी इमारतों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।
ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की आखिरी रसूमात 9 जुलाई को अदा की जाएंगी, जिसमें आलमी कायदीन की शिरकत मुतवक्को है। इसी दौरान एक सालिस ने कहा कि खामनाई की तदफीन के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान आइंदा सतह की बातचीत होगी। इन्होंने कहा कि फिलहाल दोनों ममालिक मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, तहम माबाकी बातचीत खामनाई की आखिरी रसूमात के बाद शुरू होंगी। पाकिस्तान ने कहा है कि इसके सालिसों ने कतर के साथ मिलकर दोहा में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकिरातकारों के साथ अलग अलग मुलाकातें की है और मुफाहिमतनामे के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुस्बत पेशरफ्त की इतला दी है, जबकि दोनों फरीक मजीद बातचीत पर रजामंद हुए हैं। अमरीका और ईरान ने 18 जून को मुफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत किए थे, जिसका मकसद मगरबी एशिया में अमन की बहाली है। इसके बाद 21 जून को स्विट्जरलैंड में तकनीकी सतह की मुज़ाकिरात हुए, जिसमें पाकिस्तान और कतर के सालिस के तौर पर शामिल थे। दफ्तर खारजा ने कहा है कि कतरी और पाकिस्तानी सालिसों ने आज दोहा में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकिरातकारों के साथ अलग अलग मुलाकातें की हैं, जिसमें इस्लामाबाद MOU के पहलुओं से मुतल्लिक मामलात पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। अगरचे मुज़ाकिरात की आइंदा तारीख का ऐलान नहीं किया गया, ताहम साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा के बाद बातचीत जारी रखने का फैसला किया गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के नॉकआउट मुकाबलों में बेल्जियम, इंग्लैंड और अमेरिका ने जीत हासिल करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 32 के एक सनसनीखेज मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगाल को 3-2 से शिकस्त देकर अपनी पेशकदमी जारी रखी। मुकाबले में सेनेगाल ने शानदार मुजाहिरा किया, ताहम वो आखिरी लम्हात में दबाव का सामना करने में नाकाम रही। इसी तरह एक और मुकाबले में इंग्लैंड कांगो को 2-1 से शिकस्त दे दी। इंग्लिश कप्तान हैरी केन ने एक मरतबा फिर अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से टीम की जीत में अहम रोल अदा किया। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बैनुल-अक़वामी सतह पर लागू किए जाने वाले नए पॉइंट सिस्टम के लिए हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए घरेलू मुकाबलों में 3 गेम्स का 15 पॉइंट्स स्कोरिंग सिस्टम नाफिज करने का फैसला किया। नए निज़ाम के तहत पहला टूर्नामेंट यूनिक्स सनराइज ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग टूर्नामेंट होगा, जो 7 से 14 जुलाई तक एर्नाकुलम के इलाकाई स्पोर्ट्स सेंटर में मुनक्किद होगा। नजर सानी शुदा कवानीन के मुताबिक पहले की तरह बेस्ट ऑफ 3 गेम की बुनियाद पर मैचेस खेले जाएंगे, ताहम अब हर गेम 21 पॉइंट्स के बजाय 15 पॉइंट्स का होगा। यह ख्याल किया जाता है कि इससे मैचेस की रफ्तार और शिद्दत में इजाफा होगा। मरकजी हुकूमत मानसून इजलास के दौरान पार्लियामेंट में कौमी एंटी डोपिंग एजेंसी से मुताल्लिक डोपिंग बिल 2026 पेश कर सकती है। नया बिल डोपिंग को जुर्म करार दे सकता है। इसके अलावा मौजूदा जवाबित को मजीद सख्त किया जा सकता है। इस बिल की मदद से न सिर्फ डोप करने वाले खिलाड़ी बल्कि मंशियात फराहम करने वाले कोचेस, हॉस्टल के मुंतजिमीन और दीगर मुलविस अफराद को भी कानून के दायरे में लाया जा सकता है।